दिस इज नीलेश कुमार और आपका स्वागत है दिया एजुकेशन एग्जाम्स ऐप पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। और छत्तीसगढ़ में जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक संदर्भ एवं नामकरण है ना। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे क्या, दो तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली जो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है भाई कि छत्तीसगढ़ जो है ना, उसका विभिन्न काल में नाम क्या रहा है ना, छत्तीसगढ़ का। दूसरा जो चीज हम यहां पर देखेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ का जो स्थिति और विस्तार रहा विभिन्न कालों में है ना, वो क्या रहा। ठीक, छत्तीसगढ़ यानी जो हम जिस राज्य में रहते हैं उसकी स्थिति क्या रही। उसके बाद विभिन्न संदर्भों में इस क्षेत्र का नाम क्या दर्शाया गया है ये देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे इस राज्य के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, ठीक है, किसने किया है ना। और इस नाम के पीछे है ना छत्तीसगढ़ जो नाम है ना, ये कैसे मिला इस राज्य को, है ना। तो इन 5 पॉइंट्स पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि विभिन्न काल में छत्तीसगढ़ इस राज्य का नाम क्या रहा। तो हमको इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से जो चीज़ें देखनी है वो यही है कि भाई छत्तीसगढ़ जो है उसका पास्ट में नाम क्या क्या रहा है, विभिन्न कालों में इसको क्या पुकारा गया है, जिस क्षेत्र जिस राज्य में हम रहते हैं उसको, और उनके संदर्भ क्या है, किस किताब में कहा गया है, ऐसी चीज़ें है ना। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ जो इस राज्य का वर्तमान में नाम है उसका प्रथम प्रयोग है ना, ये साहित्यिक प्रयोग या प्रशासनिक प्रयोग कब किया गया। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है ना, उसको देने वाले है ना या प्रतिपादक जो है इसकी एक्चुअल में इसका ओरिजिन कहाँ से है, किसने कौन सा है ना क्या दिया, मत दिया है ना। जो छत्तीसगढ़ नामकरण है उसके पीछे क्या अभिमत है ना, कि उसका अभिमत है कि छत्तीसगढ़ से इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, कि छत्तीसगढ़ से पड़ा, कि यहाँ के छत्तीसगढ़ों के कारण इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। तो इन 5 पॉइंट्स पर अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ना हमारा जो पहला मैंने बताया कि पहला जो पॉइंट है वो यही है कि भाई विभिन्न काल में छत्तीसगढ़ के नाम। ठीक है, तो बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से लेंगे, बिना क्रोनोलॉजी के हम इसको नहीं देख सकते है ना। तो दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में आप इतिहास इसका देखते हैं तो छत्तीसगढ़ जो है मुख्यतः 2 भूभाग के अंतर्गत था है ना, 2 क्षेत्रों के अंतर्गत, 2 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता था। एक तो है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, ठीक है, मैदानी भाग, और जो दूसरा जो क्षेत्र है वो है आपका बस्तर है ना, बस्तर क्षेत्र। तो विभिन्न काल में इनको दोनों के अलग अलग नाम हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक साइड हम यहाँ पर देखते जाएंगे कि भाई किस काल में है ना कौन से नाम छत्तीसगढ़ के लिए प्रयोग किए गए हैं है ना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे है ना, देखो पाषाण काल से चीज़ें चालू होती है, लेकिन पाषाण काल में ऐसा कोई साहित्यिक साक्ष्य तो ही नहीं है जो चीज़ों को बताए कि भैया क्या हो कि फला टाइम से ये नाम ऐसा सा पड़ा। तो फिर आधार क्या है, तो आधार कहाँ से स्टार्ट होगा, वैदिक काल से है ना, वैदिक काल, क्रोनोलॉजी स्टार्ट होती है वैदिक काल से। तो आपसे पूछे वैदिक काल में, तो देखो वैदिक काल में 2 चीज़ें हैं, एक तो है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की अगर यहाँ पर हम बात करें है ना, ऋग्वैदिक काल, तो देखो ऋग्वैदिक काल में चूंकि आर्यों का आगमन जो है
विंध्य क्षेत्र तक सीमित था, विंध्य क्षेत्र को उन्होंने पार नहीं किया था, विंध्य क्षेत्र के उत्तर तक ये सीमित थे। इस कारण इसका वर्णन नहीं मिलता है छत्तीसगढ़ का, इस काल का वर्णन नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिए ऋग्वैदिक काल। लेकिन उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में यह जो पूरा क्षेत्र था इसके लिए दक्षिण पदा शब्द का वर्णन हमको देखने को मिलता है, जबकि वहीं पर बस्तर के लिए दक्षिण दिक शब्द का प्रयोग किया गया है। दक्षिण दिक या दिग, है ना, ये दोनों नाम मिल सकते हैं, दक्षिण दिक या दिग, है ना, दिक माने दिशा होता है। तो याद रखिएगा वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई वर्णन नहीं, उत्तर वैदिक काल में जरूर दक्षिण पदा कहा गया है। ठीक है, देन क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो फिर पहुंचते हैं हम महाकाव्य काल पर। और महाकाव्य काल में, है ना, हम सबसे पहले बात करेंगे रामायण काल की, है ना, क्योंकि रामायण काल पहले आया, है ना। रामायण कब हुआ था? रामायण जो काल है वो त्रेता युग का चरण है, सतयुग, है ना, ठीक, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ठीक है, ये चरण है। तो ये त्रेता युग की अगर हम बात करें तो त्रेता युग में रामायण हुआ था, राम जी का अवतार त्रेता युग में हुआ था। और इस काल में छत्तीसगढ़ के लिए दक्षिण कोशल शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा रामायण काल में छत्तीसगढ़ के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया है? दक्षिण कोशल शब्द का प्रयोग किया गया। वहीं पर मैंने बोला ना कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर छत्तीसगढ़ जो है वो हम यहाँ पर, आप अगर मैप को देखने जाओगे तो यह जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, यह जो बस्तर क्षेत्र देखने को मिल रहा है, यह जो पूरा क्षेत्र है ये अरण्य क्षेत्र हुआ था, घोर जंगल हुआ करता था। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र है ये अलग था, और यह जो इलाका है ये क्या था? आपका मैदानी भूभाग था, है ना। ठीक है, तो ये मैदानी भूभाग था, जबकि यह अरण्य क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो अगर हम बात करें किस काल में? रामायण काल में, तो रामायण काल में बस्तर के लिए दंडकारण्य शब्द का प्रयोग किया गया। ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है इसको क्या कहते हैं? दंडकारण्य। जबकि यह जो मैदानी इलाका था, है ना, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? दक्षिण कोशल शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उनको पता है कि बिलासपुर में, है ना, एक गांव है जिसका नाम है क्या? कोशल। कोशल ग्राम आज भी देखने को मिलता है, तो संभवतः वही उसकी क्या रही होगी? राजधानी रही होगी बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो दक्षिण कोशल शब्द का प्रयोग किया गया है ना, रामायण काल में छत्तीसगढ़ के लिए मैदानी भागों के लिए, जबकि दंडकारण्य शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलता है बस्तर के लिए, है ना। दंडकारण्य बस्तर का क्षेत्र के लिए दंडकारण्य शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। अब तुम ये चीज ध्यान रखना कि जब हम साहित्यिक साक्ष्यों की बात कर रहे हैं तो ये साहित्यिक साक्ष्य ही क्या होंगे? गवाह होंगे उस क्षेत्र के। ठीक है, यानी वो साहित्यिक साक्ष्य में ही हमको वर्णन देखने को मिलेगा। तो ये साक्ष्य का वर्णन कहाँ से मिला? ये छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोशल था या दंडकारण्य थी, कहाँ से बात सुनने को मिल रही है? रामायण में है ना। रामायण में क्या कहा गया है? इस मैदानी क्षेत्र को दक्षिण कोशल कहा गया है ना। और आगे बताएंगे इसके पीछे कहानी क्या है। तो और जबकि बस्तर के लिए दंडक अरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दंडक जो राजा था उसके अरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे उसकी भी कहानी बताएंगे आपको। फिर अगर क्रोनोलॉजी में फिर महाकाव्य में आगे बढ़े तो महाभारत काल आता है। महाभारत काल द्वापर युग है, श्री कृष्ण का अवतार का युग है ना। 10 अवतार जो कॉन्सेप्ट है ना, जो गुप्ता काल में क्या हुआ? एस्टैब्लिश हुआ। तो महाभारत जो काल है उसमें छत्तीसगढ़ के इस मैदानी क्षेत्र के लिए प्राक कोशल शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। क्या शब्द का? प्राक कोशल शब्द का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। किस काल में? महाभारत काल में। ठीक है, जबकि वहीं यह जो बस्तर क्षेत्र है उसके लिए आपको कांतार शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, किस शब्द का? कांतार। ठीक है, ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? छत्तीसगढ़ का यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? मैप दिख रहा है। ठीक है, और इस मैप में आप देख सकते हो, है ना, कि यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के लिए रामायण काल में क्या बोला मैंने?
दंडकारण्य शब्द का प्रयोग, है ना। फिर महाभारत काल में क्या हो गया, इसी को क्या बोल दिया हमने, कांतार बोल दिया। क्या बोल दिया, कांतार। समझ में आ रहा है। गुप्त काल में यही क्षेत्र क्या हो जाएगा, महाकांतार हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, ठीक है। और आगे जब आप बढ़ेंगे छिंदक नागवंश काल में, तो इस क्षेत्र के लिए चक्रकोट और भ्रमरकोट शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा बात। चलो ये मैपिंग मेथड मैं बताऊंगा, पहले इसको कर लेते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो देखो महाभारत काल में प्राग कौशल और कांतार शब्द। मौर्य काल की अगर बात करें, है ना, तो मौर्य काल में वेनसांग जो था, है ना, ठीक है, क्या, वेनसांग, या इसको हम महाजनपद काल भी कह सकते हैं। महाजनपद काल में, ठीक है, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय यह भारत आया था, और वेनसांग उस काल जब महाजनपद काल में आया था, तो इस क्षेत्र के लिए इसने किस शब्द का प्रयोग किया, सलो शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, क्लियर है। और पोलोमोली की, ये बस्तर के लिए किया था, वो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। वेनसांग ने अपनी रचना, है ना, ठीक है, में छत्तीसगढ़ के लिए सीयू की जो रचना थी उसकी, है ना, कौन सी रचना थी, वेनसांग की रचना कौन सी थी जी, सीयू की, इसमें किया सलो शब्द का प्रयोग किया है उसने। क्लियर है। अब देखो क्रोनोलॉजी में फिर आगे बढ़ते हैं, तो महाभारत काल, फिर मौर्य काल, ठीक है, महाजनपद काल आ गया ना, लौह युग का आरंभ हो चुका है। अब आएगा गुप्त काल। गुप्त काल में, है ना, देखो समुद्रगुप्त क्या करता है, दक्षिण विजय अभियान करता है। कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है। और इस दक्षिण विजय अभियान का वर्णन वह अपनी किताब है, कौन सी किताब, प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, किताब नहीं अभिलेख है ना, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इसके रचनाकार उसके हरिसेन, इसका दरबारी कवि था, उसने किया था। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उसने बताया कि उसने कौशल नरेश, किसको, महेंद्र को पराजित किया था, और संभवतः यह वकाटक वंश का था। क्या वंश, कौन, महेंद्र। जबकि उसने बताया कि जब दक्षिण विजय अभियान के दौरान 12 शासकों को उसने हराया था, दक्षिण विजय अभियान में दक्षिण के 12 शासकों को हराया था, उसमें कौशल नरेश महेंद्र था, और महाकांतार अर्थात वही बस्तर का शासक कौन था यह जी, व्याघ्रराज, इसको भी हराया था, ठीक है। और ये कौन सा वंश का था, नलवंशी शासक था संभवतः, ठीक है। तो याद रखिएगा, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ के लिए कौशल शब्द का प्रयोग वर्णन देखने को मिलता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, जिसमें उसने बताया कि भैया मैंने जो दक्षिण अभियान किया था उसमें मैंने कौशल के जो शासक है महेंद्र, उसको हराया था, और महाकांतार के शासक व्याघ्रराज को हराया था, ठीक है। फिर गुप्त काल देखो खत्म होता है। गुप्त काल के बाद आपको वर्धन वंश देखने को मिलेगा, है ना। वर्धन वंश के बाद भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का दौर स्टार्ट हो जाता है, और सीधे हमको छत्तीसगढ़ का वर्णन देखने को मिलता है मुगल काल में, ठीक है। किस काल में, मुगल काल में, ठीक है जी। तो देखो मुगल काल में क्या नाम मिलता है छत्तीसगढ़ को, तो रतनपुर राज शब्द का प्रयोग किया गया है। रतनपुर राज शब्द का प्रयोग किया गया है इस छत्तीसगढ़ के लिए। क्यों, क्योंकि रतनपुर से ही क्या होता था, सत्ता का संचालन होता था, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यह बात कहां पर कही गई है, तो आईन ए अकबरी जो है, इसमें इस राज्य के लिए रतनपुर राज शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह रचना किसकी है, अबुल फजल की है। किसकी है, अबुल फजल, है ना। अकबर के काल में अबुल फजल था, उसने आईने अकबरी लिखा, है ना, ठीक है। और उसमें यह बात मिली है रतनपुर राज, बस्तर के लिए कोई नाम नहीं मिला। छिंदक नाग वंश जो काल है, इस काल में
जो अब चूंकि छिंदक नागवंशियों का शासन बस्तर क्षेत्र में रहा, तो बस्तर क्षेत्र में उनका शासन जो रहा वो रहा चक्रकोट और भ्रमरकोट, उनकी राजधानियां थी, है ना। चक्रकोट और भ्रमरकोट ये उनकी राजधानियां थी। तो छत्तीसगढ़ के लिए यानी वो बस्तर के अरण्य क्षेत्र के लिए उन्होंने चक्रकोट भ्रमरकोट शब्द का प्रयोग किया। फिर जब ब्रिटिश काल आता है तो ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र के लिए, है ना, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आपको केवल एक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है और वह क्या था जी? महाकौशल शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है ना। क्या? महाकौशल। ठीक है, हमको पता ही है कहानी इसके पीछे, है ना। आगे बताएंगे आपको भी और महाकौशल नाम कैसे पड़ा पूरे क्षेत्र के लिए। और वर्तमान में हम इस जो राज्य है इसको किसके नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आप एक बार ना रिवीजन करके देखते हैं और रिवाइज करके देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो मैंने बताया कि भाई छत्तीसगढ़ जो है उसके दो भूभाग थे, पहला यह मैदानी क्षेत्र और दूसरा यह क्या आपका अरण्य क्षेत्र। ठीक है, क्लियर है। अब इसी को हमने देखा कि अलग अलग नाम कैसे मिले, है ना। तो क्रमशः हम देखते जाते हैं। वैदिक काल में भैया इसका कोई वर्णन ही देखने को नहीं मिला। फिर हम जैसे ही रामायण काल में आए तो इस क्षेत्र के लिए दक्षिण कोसल शब्द का प्रयोग किया, है ना। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा? दक्षिण कोसल के बाद हाँ महाभारत काल। महाभारत काल में हमने क्या देखा इस क्षेत्र के लिए? प्राक कौशल। ठीक है, प्राक कौशल के बाद, है ना, महाभारत काल के बाद क्या आएगा, है ना, सीधा सा कहां पर चलते हैं? महाजनपद काल में। तो महाजनपद काल में ह्वेनसांग आता है और इसने इस क्षेत्र के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? किया सलो शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, सियुकी में इसने अपनी रचना में। फिर महाजनपद काल के बाद सीधे आते हैं अपन गुप्त काल में। गुप्त काल में क्षेत्र के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया है? कौशल शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर आपका जब हम पहुंचते हैं मुगल काल, तो मुगल काल में रतनपुर राज, चूंकि उस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर थी तो इसलिए रतनपुर राज शब्द का प्रयोग किया गया है ना। फिर उसके बाद ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग देखने को मिला। देन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ यह नाम मिलता है। वहीं पर बस्तर की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में कोई नाम वर्णन नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में केवल आर्यों के स्थान का वर्णन है। तो ऋग्वैदिक काल में कोई नाम देखने को ही नहीं मिला। उत्तर वैदिक काल में दक्षिण दिक कहा गया बस्तर क्षेत्र के लिए, दक्षिण दिक कहा गया। फिर दंडकारण्य कहा गया कौन से काल में जी? दंडकारण्य रामायण काल में, है ना। ठीक है, फिर महाभारत काल पहुंचे तो कांतार कह दिया, है ना। फिर किस काल में? गुप्ता पीरियड में पहुंचे, गुप्त काल में पहुंचे तो कांतार का हो गया महाकांतार, कांतार बढ़ गया तो क्या हो गया? महाकांतार। फिर क्या आएगा भाई? छिंदक नागवंश। तो छिंदक नागवंश में क्या कहा गया इस क्षेत्र को? चक्रकोट और भ्रमरकोट, है ना। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि भैया ये जो कौशल प्रदेश है ना उसकी स्थिति क्या थी, है ना। तो हम अब बात करने वाले हैं स्थिति व विस्तार पर, क्योंकि बहुत सारे मनुष्यों ने अलग अलग पोजीशन बताया छत्तीसगढ़ का कि भैया, है ना, कोई भी आदमी आता है तो बताता है कि भैया छत्तीसगढ़ जो है यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ऐसा, है ना। तो ह्वेनसांग जब आए ना, ह्वेनसांग ने बोला कि जो छत्तीसगढ़ है ना, ठीक है, ये कलिंग जो जनपद था उस समय, है ना, ठीक है, महाजनपदों में एक था कलिंग, है ना। तो कलिंग के ना उत्तर पश्चिम में है ना। अब जब दिशा तुम देखना स्टार्ट करोगे, है ना, इस तरह से कलिंग को अगर देखें तो इसका यह पश्चिमी इलाका हुआ, है ना, और यह जो दिख रहा है ये उत्तर पश्चिम है। कलिंग आज का उड़ीसा है। तो कलिंग के उत्तर पश्चिम में आप क्या है? छत्तीसगढ़ है। यह किसने कहा? ह्वेनसांग ने कहा। फिर आपका किसने? कनिंघम ने कहा कि भैया छत्तीसगढ़ जो है ना वो उत्तर में, छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है? उज्जैन है। ठीक है, उत्तर में क्या है? उज्जैन, है ना। पश्चिम में क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, पूर्व में उड़ीसा है
है ना, और दक्षिण में आंध्र है। ठीक है, क्लियर है। तो जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है उसने क्या बताई, किसने, कनिंघम ने। तो कनिंघम ने बताई कि भैया उज्जैन, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र के बीच में क्या है, छत्तीसगढ़ है। फिर आपके प्रोफेसर हीरालाल, है ना, काव्य उपाध्याय, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि जो छत्तीसगढ़ है ना बेटा, वो ना आपका इसके पश्चिम में बरार है ना, इसमें बरार के पूर्व में है समझ लो, और इसके पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में संबलपुर है। ये कहा किसने, प्रोफेसर हीरालाल ने। और इस समय इसकी राजधानी क्या बताई, छत्तीसगढ़ की राजधानी है भांदक बताई। क्या बताई, भांदक बताई। ठीक है, चलो मैं आगे बताऊंगा तुमको। छत्तीसगढ़ की राजधानी किस काल में, रामायण काल में, है ना। बस्तर का तो सबको पता है, कौशल का तो सबको पता है, लेकिन दंडकारण्य की राजधानी, है ना, बहुत लोगों को नहीं पता है, वो आगे बात करेंगे। तो भांदक राजधानी बताई किसने, हीरालाल काव्य उपाध्याय ने इस काल में छत्तीसगढ़ की। फिर पंडित लोचन प्रसाद पांडे, है ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार जिन्हें कहा जाता है ना। तो लोचन प्रसाद पांडे जो है, इन्होंने छत्तीसगढ़ की, है ना, क्या स्थिति बताई। तो देखो, यह छत्तीसगढ़ की जो स्थिति बताई लोचन प्रसाद पांडे ने, वो बताया उन्होंने भाई छत्तीसगढ़ जो है उसके उत्तर में क्या है, गंगा नदी अपात तंत्र है, पश्चिम में क्या है, उज्जैन है कहा, है ना। ठीक है, समझ में आया। दक्षिण में क्या है, गोदावरी है, गोदावरी अपात तंत्र है, गोदावरी नदी बहती है। और इसके पूर्व में समुद्रवर्ती पाली, है ना, एक स्थान है बालासोर, जिसे पूर्व में क्या कहा जाता था, समुद्रवर्ती पाली। ठीक है, ये स्थिति बताई छत्तीसगढ़ के लोचन प्रसाद पांडे ने। वहीं पर डॉक्टर हेमूलाल यदु, है ना, हेमूलाल यदु, इन्होंने क्या बताया कि भैया छत्तीसगढ़ के क्या, किधर, उत्तर में क्या है, अमरकंटक है ना। ठीक है, ऐसा कहा उन्होंने। और इसके पश्चिम में कौन सा पर्वत है, सुक्तिमती पर्वत। कौन सा है, सुक्तिमती पर्वत है, ऐसा कहा कि इन्होंने, हेमूलाल यदु ने। तो ये हो गई पोजीशनिंग छत्तीसगढ़ की, है ना। ये आपके व्यापम में तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन हाँ CGPSC में इस तरह के क्वेश्चन आपको शायद देखने को मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ के अनेक नाम संदर्भों व प्रयोगकर्ता के आधार पर। ठीक है, चलिए। ठीक, तो संदर्भों में छत्तीसगढ़, ठीक है, क्लियर। तो देखो, सबसे पहले बात आती है दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल नाम जो है छत्तीसगढ़ का, हमको पता है किस काल में है, रामायण काल में। और रामायण काल की जानकारी किससे मिलती है हमको, रामायण से मिलती है। और रामायण की रचना किसने की थी, तो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने की थी। किसकी रचना, रामायण की रचना। ठीक है, और उन्होंने उसमें एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि कौशल राजा नाम भानुमंत सुसंस्कृतम, ऐसा कहा गया है उसमें, है ना, ये शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जब यह शब्द देखने को मिलता है हमको किसमें, वाल्मीकि रामायण में, तो इससे पता चलता है कि भाई इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या रहा, दक्षिण कौशल रहा। इसके अलावा एक और रचना है ना, कौशल खंड। ठीक है, कौशल खंड। ठीक है, इस कौशल खंड नामक ग्रंथ के अनुसार विंध्य पर्वत के दक्षिण में एक ना नागपट्टनम नामक क्षेत्र था, जिसकी राजधानी थी ग्राम कौशल, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था तुमको। बिलासपुर में ये ग्राम स्थित था, है ना। आप जब बिलासपुर से निकलते हैं और किधर की ओर जाते हैं, जांजगीर की ओर, खासकर पामगढ़ की ओर जाते हैं, तो ये आपको
नाम देखने को मिलता है। तो कौशल ग्राम बिलासपुर, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ना एक राजा था, कौन सा राजा? भानुमंत, है ना, भानुमंत नामक शासक था। ठीक है, अब भानुमंत जब जो शासक था, है ना, ये इसके पिता का नाम क्या था? कौशल था, है ना, महाकौशल, है ना, ये शासक था, है ना। तो महाकौशल का पुत्र आगे चलकर, है ना, कौन हुआ? भानुमंत। अब भानुमंत की पुत्री कौन हुई? भानुमति। और यही भानुमति जो है ना, ठीक है जी, भानुमति, इन्हीं का विवाह किससे होता है? राजा दशरथ से होता है ना। और राजा दशरथ के पुत्र होते हैं भगवान श्री राम। अब भगवान श्री राम को यह क्षेत्र, पूरा क्षेत्र मिल जाता है क्योंकि राजा दशरथ को मिला रहता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र कन्या होती है भानुमंत की भानुमति, यानी माता कौशल्या, है ना। आगे कहानी तुमको मिलेगा। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है ना कि जो विवाहिता है ना, वधू है, जो जिस क्षेत्र से आती है उस क्षेत्र उसको बुलाते हैं। बिलासपुर से आए तो बिलासपुरहीन, रायपुर से रायपुरहीन, ऐसे कहते हैं। सेम वैसी ही है जैसे माता कौशल्या कहाँ से आई थी? छत्तीसगढ़ से आई थी। या छत्तीसगढ़ का नाम उस समय क्या था? कौशल था। तो कौशल था, उसके कारण इनको क्या कहा गया? कौशल्या कहा गया, है ना। और तो राजा दशरथ को ये क्षेत्र प्राप्त हुआ क्योंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, उसके बाद दशरथ जी को, दशरथ के बाद क्रमशः राम, और राम के बाद यह क्षेत्र क्रमशः किसको प्राप्त हुआ? उनके दूसरे छोटे पुत्र कुश को प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा एक है रतनपुर शिलालेख, है ना। रतनपुर शिलालेख में, ठीक है, ये किसने रचा इसको? रतनपुर शिलालेख के रचयिता कौन है? जाजल्य देव, है ना। जाजल्य देव प्रथम जो है, उसमें 22वीं पंक्ति में उन्हें दक्षिण कौशल का स्वामी कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अभिलेख है कुरुखपाल शिलालेख। ठीक है, कुरुखपाल शिलालेख। कुरुखपाल शिलालेख जो है ये किसका है जी? सोमेश्वर देव का है। ठीक है, तो सोमेश्वर देव को कुरुखपाल शिलालेख में ही नाम मिलता है। एक आंचलिक कवि थे गंगाधर मिश्र, उनकी रचना था, उनका नाम है कौशलानंद, है ना। तो कौशलानंद एक रचना है, ठीक है, पंडित गंगाधर मिश्र की, उसमें भी इस क्षेत्र का नाम क्या मिला आपको? दक्षिण कौशल मिला। ठीक है, तो मेरे लिए आपको रामायण और कौशल खंड को याद रखना है। इसके अलावा इन दो महत्वपूर्ण शिलालेखों को याद रखना है जहां पर छत्तीसगढ़ का यह नाम देखने को आपको मिलता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद कौशल यह नाम गुप्त काल में ज्यादा प्रचलित हुआ छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन यह नाम हमको महाभारत, है ना, के सभा पर्व में, देखो जैसे चैप्टर्स है ना अलग अलग, तो महाभारत में भी ना एक चैप्टर है ना, जिसका नाम है सभा पर्व। ठीक है, उसमें यह नाम देखने को मिलता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अच्छा मैं तुमको बता देता हूं, मैंने तुमको बताने वाला था कि भाई दक्षिण कौशल तो ठीक है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ था, उसकी राजधानी कौशल थी, है ना। ठीक है, और बस्तर की राजधानी क्या थी? तो बस्तर की राजधानी याद रखिएगा किस काल में? बस्तर की राजधानी रामायण काल में मधुमंत थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या थी? मधुमंत। ठीक, क्लियर? किस काल में? इस काल में तो कौशल थी। ठीक है, उसके बाद कुशस्थली बनी, कौशल के बाद कुशस्थली, कुश की शासन आने पर, लेकिन दंडकारण्य क्षेत्र की राजधानी थी मधुमंत, क्योंकि यहाँ पर मधुमंतक नामक शासक राज करते थे। ठीक है, किस काल में? रामायण काल में। क्लियर है? चलिए, तो हम देख रहे थे कि कौशल महाभारत की सभा पर्व में यह नाम हमको देखने को मिलता है इस क्षेत्र के लिए। इसके अलावा रघुवंशम, अब रघुवंशम आपको पता होना चाहिए कि ये कालिदास की रचना है, और कालिदास जो है छत्तीसगढ़ के संबंध में गुप्त काल से संबंधित है ना। ठीक है, क्लियर है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे, उनकी पुत्री, है ना,
का विवाह यहाँ के शासक से हुआ था, है ना। कालिदास ने यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया था आपके कहाँ पर जी, सरगुजा में। सरगुजा में कहाँ, सीता बिंगरा में, है ना। ठीक है, क्लियर। और वहां पर जो सीता बिंगरा में नाट्यशाला है, वहां पर शायद उन्होंने मेघदूतम की रचना की हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके अलावा मैंने बताया था कि भाई गुप्त काल में ये नाम प्रचलित हुआ, और किस में प्रचलित हुआ, प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि भैया समुद्रगुप्त ने ना यहाँ के जो शासक थे दक्षिण कौशल नरेश, किसको, महेंद्र को हराया था, और जबकि दंडकारण्य के शासक व्याघ्रराज को हराया था। ठीक है, तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, है ना, हरिसेन रचित है, समुद्रगुप्त शासक थे। ठीक है, क्लियर। तो गुप्त काल में आपको क्या नाम देखने को मिलेगा, कौशल। फिर एक है रायपुर ताम्रपत्र। तो रायपुर ताम्रपत्र में हमको नाम देखने को मिलता है कौशल, और ये पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा उत्कीर्ण है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। और बहुत सारे ताम्रपत्र पत्र हैं जहाँ पर ये नाम देखने को मिलता है, जैसे वकाटक पृथ्वीसेन द्वितीय के बालाघाट ताम्रपत्र में उनको कौशल का शासक कहा गया है। पांडुवंशी नरराज के अड़भार ताम्रपत्र में तिवर देव को कौशल उत्कल का अधिपति कहा गया है। एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय की चालुक्य वंशी, उसमें यह नाम देखने को मिलता है। राष्ट्रकूट है दंती दुर्ग, उसके दशावतार मंदिर लेक जो है एलोरा में, वहाँ पर उसके छत्तीसगढ़ विजय यानी कौशल विजय का वर्णन है। ठीक है, वायु पुराण में, है ना, वायु पुराण में छत्तीसगढ़ के कितने 7 खंड का उल्लेख है, जिस, है ना, इसमें बताया गया कि मैकल कौशल, क्रांति कौशल, छेदी कौशल, दक्षिण कौशल, काशी कौशल, कोशी कौशल, पूर्व कौशल, कलिंग कौशल, ऐसे नाम का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट है कियासलो। मैंने बोला था कि भैया ये नाम जो है ये किसने दिया था, वेनसांग ने। वेनसांग की रचना क्या है, सीयू की, है ना। तो उसमें उसने यह नाम दिया था। किस काल में आया था वेनसांग, तो पांडुवंशी शासक। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में आया था। ठीक है, क्लियर है। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल का है इसके काल को। वर्धन वंश का शासन था इस समय जब वेनसांग छत्तीसगढ़ आता है ना, 639 के आसपास। क्लियर। फिर महाकौशल। महाकौशल जो शब्द है, यह नाम दिया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, है ना, इस क्षेत्र की विशालता के कारण इस क्षेत्र के लिए, है ना, अपनी बुक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इस क्षेत्र को क्या कहा, महाकौशल, जिसका विस्तार उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में महानदी व जोंक तक होने का बताया है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। इसके अलावा पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने भी, है ना, छत्तीसगढ़ को क्या कहा, महाकौशल कहा। ठीक है, और भी नाम मिलता है, लेकिन बस इतना आपके लिए काफी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ये राय बहादुर हीरालाल ने यह नाम दिया था छत्तीसगढ़ को। ठीक है, कलचोरी जो शासक थे चेदी कहे जाते थे, और चेदियों के शासन क्षेत्र होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ कहा। ठीक है, चलिए, तो ये हमको बहुत नाम मिले छत्तीसगढ़ के विभिन्न संदर्भों में। अब आगे हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, है ना। अब वर्तमान विश्व राज्य का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग इस राज्य के लिए, है ना, पहली बार कब हुआ था। तो क्वेश्चन सीधा से पूछेगा कि छत्तीसगढ़ शब्द का, है ना, प्रथम प्रयोग, है ना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही बता रहा हूं आपको। प्रथम प्रयोग पूछेगा, है ना, या साहित्यिक प्रयोग पूछे, दोनों ही सेम आएगा आंसर, है ना। साहित्यिक का अर्थ है भाई कि किताबों में या पुस्तकों में, रचनाओं में कि पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब हुआ। तो देखो, छत्तीसगढ़ शब्द का साहित्यिक प्रयोग
1487 ईस्वी कई बुक्स में आपको 1494 भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस काल में दलपत राव या दलराम राव, जो भी नाम मिले, तो दलपत राव ने इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ये कौन था? तो भैया ये खैरागढ़ राज्य जो था उस समय, है ना, उस समय कलचुरियों का शासन होता था, तो कलचुरी शासन था, है ना, कलचुरी शासक हुआ करते थे उस समय। कहां पर? खैरागढ़ में। और वहां कलचुरी शासक कौन थे? लक्ष्मी निधि राय, है ना, कौन थे? लक्ष्मी निधि राय। तो लक्ष्मी निधि राय के ये चारण कवि थे। कौन? दलपत राम राव, है ना, इनके क्या थे? ये चारण कवि थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन सा काल था जी? यह सल्तनत काल था, याद रखिएगा, सल्तनत काल था इस समय, है, मुस्लिम शासकों का काल था। उसमें उन्होंने बोला दलपत राम राव ने, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़ाया रही, है ना, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। क्लियर है? किसने? दलपत राम राव ने। ठीक है, अपनी रचना में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दलपत राम राव ने किया। क्लियर? कब किया? 1487 में, कई जगह 1494 ईस्वी भी मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ संदर्भ नामक किताब में, जबकि आपको वीना कुमार पाठक की किताब में ये 1487 मिलेगा। फिर आगे बात करते हैं हम राजनीतिक संदर्भ में। पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब शायद उतना वो नहीं है, है ना, आपको इसमें क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछेगा कि भाई, है ना, गोपाल मिश्र ने अपनी किस किताब में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है? तो 1696 में 1689 ईस्वी में, हाँ, करीब 150 साल बाद, 150 ईयर्स के बाद, है ना, इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया राजनीतिक संदर्भों में। किसने? तो भाई गोपाल मिश्र ने। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? तो प्रथम कौन है? सनातन धर्म में प्रथम कौन है? राम, भगवान राम, वही इसके क्या है? पुरोधा है। तो दलपत राम राव। और राजनीति के गुरु कौन है? श्री कृष्ण। कृष्ण का नाम, बचपन का नाम क्या था? गोपाल। तो ये याद रखिएगा। तो गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा, जो एक्चुअल में क्या है? सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद है ना, ठीक है, सॉरी, ये कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, बाबू रेवाराम की रचना है। तो गोपाल मिश्र ने अपनी कृति खूब तमाशा में, है ना, इस शब्द का वर्णन किया। गोपाल मिश्र भी भाई किसी राजा के अंदर रहे थे। तो किस राजा के अंदर रहे थे? कलचुरी शासक थे, है ना, राजसी, ठीक है, ठीक, तखतपुर में शासन करते थे। तो उनके काल में इन्होंने क्या? खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। फिर अगर हम बात करें मराठा संदर्भ में, तो मराठा काल में हमको काशीनाथ गुप्ते की नागपुर कर भोंसलैंची में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। नागपुर कर भोसल्याची, ठीक है, समझ में आया? फिर आगे बात करें तो ऐतिहासिक साहित्यों में, है ना, ठीक है, 1896 में, है ना, बाबू रेवाराम ने, ठीक है, बाबू रेवाराम, ठीक है, ये भी कलचुरी शासन के अंतर्गत ही था, कलचुरी शासन काल में, ठीक है। विक्रम विलास नामक ग्रंथ में, है ना, विक्रम विलास नामक ग्रंथ में बाबू रेवाराम ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। एक्चुअल में यही सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद था। सिंहासन बत्तीसी जो था उसका पद्य अनुवाद किया, है ना, किसने? बाबू रेवाराम ने, है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? तो उसमें उन्होंने कहा कि तिनमें दक्षिण कौशल देशा, जे हरि की श्री बेसा, ताहा सुमद छत्तीसगढ़ पावन पुण्य भूमि, सुर नर मुनि भावन, है ना, ऐसा कहा। और इसके अलावा कई बार पूछा भी गया है
आपको छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएगा कि इनकी और रचनाओं का नाम क्या है। तो भाई तारीखे है वंशी, ठीक है, तारीख ए है वंशी, ये इनकी अन्य रचना है, इनकी बाबू रेवाराम की। और इसके अलावा उन्होंने रतनपुर राज के इतिहास नामक किताब भी लिखी है। किन्होंने? आपके बाबू रेवाराम ने। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? ठीक। अब देखो प्रशासनिक प्रयोग जो है ना, ये आपको देखने को मिलेगा पहली बार 1795 की जो कैप्टन ब्लंट की यात्रा थी। कैप्टन ब्लंट, इन्होंने यात्रा की थी राजमुंदरी की, है ना, उसमें इन्होंने पहली बार इसका वर्णन किया था। ठीक है। और देखो 1795 में जेटी ब्लंट ने, है ना, कैप्टन जेटी ब्लंट, इन्होंने राजमुंदरी की यात्रा की थी और इसका वर्णन जेनकिंस ने, है ना, जेनकिंस उस समय क्या था, ब्रिटिश रेजिडेंट था। ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस ने अपनी किताब जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़, उसने क्या लिखा वहाँ पर, जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। तो 1795 आप ऐसे ही लिखेंगे। अगर कहीं पर ये 1795 का वर्णन नहीं मिलता है तो आप याद रखेंगे 1909 ईस्वी में रायपुर जो गजेटियर है ना, वहाँ पर यह वर्णन देखने को मिला था, इस यात्रा का वर्णन देखने को मिला था। ठीक है। 1910 में क्रमशः प्रकाशन जो हुआ है ना, वो हुआ बिलासपुर गजेटियर का, याद रखिएगा। ठीक है। ये प्रूफ के साथ है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। तो प्रशासनिक संदर्भ में 1795 में हुआ। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा प्रथम प्रयोग। तो भैया दलपत रामराव ने, है ना, खैरागढ़ के शासक, कलचुरी शासक लक्ष्मीनिधि राय के क्या थे, चारण कवि थे। राजनीतिक संदर्भ में गोपाल मिश्र खूब तमाशा में, ठीक है, और बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास में किया था। ठीक है। प्रशासनिक 1795 कैप्टन ब्लंट। फिर आगे अगर हम बात करें, भैया जो ये क्षेत्र है छत्तीसगढ़, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जो शब्द है ना, ये नामकरण कैसे हुआ, ये तो इसके लिए कुछ हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं हैं कि भैया ऐसे हुआ होगा। कोई देखा तो है नहीं कि कब हुआ, कैसे हुआ। तो इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, इस संबंध में बेगलर जो कनिंघम के क्या थे, सहयोगी थे, उन्होंने सिद्धांत दिया छत्तीसगढ़ का सिद्धांत। छत्तीसगढ़ का सिद्धांत दिया और उसमें उन्होंने क्या कहा, और छत्तीसगढ़, इसके पीछे उनका अभिमत क्या था बेगलर का, ये छत्तीसगढ़ इन्होंने जो नाम दिया, तो उन्होंने एक जनश्रुति को आधार बनाया जिसके अनुसार वो कहते थे कि जरासंध जो है ना, वो उसके काल में छत्तीसगढ़ जो चर्मकार परिवार थे, है ना, जरासंध वही शासक है। ठीक है, जो श्री कृष्ण के काल में था और जरासंध ने से उनका विवाद था श्री कृष्ण का, उसकी कहानी तो अलग है। तो छत्तीसगढ़ में ये जरासंध के काल में छत्तीस चर्मकार परिवार जरासंध से तंग आकर कहाँ गए, छत्तीसगढ़ आ गए और यही जो 36 परिवार है उन्होंने घर बसाया और इस 36 परिवार के कारण ही, है ना, 36 घरों के कारण इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। फिर उसके बाद हीरालाल जो काव्योपाध्याय हैं वो मत देते हैं कि ये चेदिसगढ़ से अभ्रंशित हुआ, जो छत्तीसगढ़ जो नाम है वो चेदिसगढ़ से अभ्रंशित। अभ्रंश मैंने समझना है बच्चों, अभ्रंश जब भी क्या हो, जब विकृति उत्पन्न हो किसी शब्द में, किसी नाम में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अभ्रंश कहते हैं, है ना। तो जैसे ब्रदर का ब्रो आप जैसे आज कहते हैं, वैसे ही अभ्रंश है ये। तो चेदिसगढ़ जो है, मुझे जो हुआ वो मेरे को हो गया, यही अभ्रंश है। तो वैसे ही चेदिसगढ़ जो है ना, उससे अभ्रंशित होकर छत्तीसगढ़ बना, ऐसा कहा किसने, हीरालाल ने। और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि भाई कलचुरी जो शासक थे वो उन्हें चेदी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता, कलचुरियों को चेदी कहा जाता था। चूंकि कलचुरी जो है चेदी शासक थे, चेदी एक जनपद था और इन्हें चेदिया कहा जाता था और इसके कारण इस जो क्षेत्र में शासन करने के कारण इस क्षेत्र को चेदिसगढ़ कहा गया। 1000 ईस्वी के आसपास यह हमको देखने को मिलता है। ठीक है।
फिर उसके बाद डॉक्टर स्मिथ हैं, है ना, स्मिथ है, डॉक्टर शंकर शेष हैं। इसके अलावा आपके चीसम और हैविएट, इन्होंने ये तीनों चारों बल्कि, है ना, चीसम व हैविएट, इन्होंने कहा कि भाई ये छत्तीसगढ़ जो नाम है ये यहाँ स्थित छत्तीसगढ़ को करना पड़ा। ये छत्तीसगढ़ क्या थे? एक्चुअली में सामंती प्रथा होती थी। सामंती प्रथा के अंतर्गत क्या कर दिया जाता है, राज्यों और गाँव को एक गढ़ों में विभाजित कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो कुल 36 किले यहाँ गढ़ थे, तो इन 36 किलों या गढ़ों के कारण जो कहाँ पर थे, महानदी के, है ना, या अगर मैं सही कहूँ तो महानदी नहीं, शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी के, है ना, शिवनाथ नदी, क्योंकि शिवनाथ ही इसको छत्तीसगढ़ में को दो विभागों में बांटती है महानदी से मिलकर। तो शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ थे यहाँ पर। इन्हीं 18 कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के कारण इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। और कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली थी, कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली, वहाँ पर भी आप इसका वर्णन देखने को मिलेगा कि कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली में कुल 36 गढ़ हुआ करते थे और इन्हीं के कारण इस राज्य का नाम क्या पड़ा, छत्तीसगढ़ पड़ा। कनिंघम ने थोड़ा सा अलग विचार रखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक अधिष्ठान पर्वत हुआ करता था और इस अधिष्ठान पर्वत के कारण, है ना, इस क्षेत्र को अधिष्ठात्री गढ़ कहा गया, है ना, और यहीं से ये क्या आ गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, भ्रंशित होगा अधिष्ठी पर्वत कारण। और यही पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो बेगलर ने। छत्तीसगढ़ किसने कहा, हीरालाल काव्योपाध्याय ने। और चीसम हैविएट का पूछता है तो चीसम हैविएट ने छत्तीसगढ़ों के कारण इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, ऐसा कहा। ठीक है, ये हुआ आपके क्या, छत्तीसगढ़ का वर्णन और छत्तीसगढ़ नामकरण के पीछे तथ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम और बात करेंगे यहाँ के छत्तीसगढ़ों और 14 क्या आपके जो रियासतें थी उनके बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।